अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, खबर तो ये है कि इमरान खान की प्लानिंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। अब बानी पीटीआई तो अडयाला जेल में है, तो आपका सवाल कि फिर जेल में बैठे इमरान खान ने क्या प्लानिंग की और उस मनसूबा बंदी को कैसे, किसने और क्यों मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। तो ये मामला क्या है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीसरी विकेट गिर गई है। इस तीसरी विकेट पर भी हम बात करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स और उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक बड़े फैसले का इम्कान है, उसकी डिटेल भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान को 9 मई का जिम्मेदार करार दिया गया है और फैसला भी जारी कर दिया गया है। इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी आप देखने वालों के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप खैर खाओं से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाजरीन, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया, उस प्रोटेस्ट में जिस तरीके के नारे लगाए गए और फिर उसमें कुछ और भी ऐसी चीज़ें हुई थी जिस पर इंसदादे दहशतगर्दी के कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आज इस केस की जज ताहिरबाज सिपरा साहब की अदालत में समाअत हुई है और इस केस में शिबली फराज, लतीफ़ खोसा, नियाजुल्ला नियाजी और अंसर कियानी समेत पीटीआई के जो दीगर रहनुमा थे, वकला रहनुमा थे, उनकी जो ज़मानत है उसे 2 दिसंबर तक यानी पीर के रोज़ तक जो है अदालत की जानिब से एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी अदालत में आज मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया और उनको जुडिशल करने का अदालत ने ऑर्डर जारी किया और इसके साथ साथ अदालत ने जो ज़मानत की एप्लीकेशन थी मतीउल्लाह जान की, उस एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस जारी करके मतीउल्लाह जान को 10,000 के मचलकों के एवज़ जो है अदालत की जानिब से जो है वो पूरी ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जो है वो सादिर फरमा दिया गया है। अब एटीसी अदालत की बात हुई है तो लाहौर से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से एक बड़ा फैसला है और उस फैसले ने इमरान खान साहब को जो है 9 मई के वाक़ये के हवाले से सिंगल आउट कर दिया गया है। यानी पहली मरतबा किसी अदालती फोरम से ऐसा फैसला आया है जिसमें प्रेमा फेशी इमरान खान को जिम्मेदार, इमरान खान को कसूरवार जो है वो करार दिया गया है। 6 सफ़ात का नाज़रीन ये फैसला है। एटीसी अदालत के जो जज हैं मंजर अली गुल, उनकी तरफ से फैसला जारी किया गया है। इस फैसले की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आप देखने वालों को ये बताना भी ज़रूरी है कि ये ज़मानत दरख्वास्तों के ऊपर अदालत ने फैसला किया है। इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में 8 ज़मानत दरख्वास्तें अदालत की जानिब से मुस्तरद की गई। तो इस ज़मानत के फैसले में जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी हैं ये टेंटेटिव नोयत की हैं। इसका जब केस मेरिट के ऊपर ट्रायल चलेगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अदालतों का एक तयशुदा जो है पैरामीटर है, एक असूल है कि ज़मानत दरख्वास्त में कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। ट्रायल कोर्ट ने उन ऑब्जर्वेशन से हट के असरअंदाज हुए बगैर जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है और मुकदमे का फैसला करना। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी ये ऑब्जर्वेशन जो इस ज़मानत के फैसले में दी गई हैं बड़ी अहम है। जज साहब ने लिखा कि इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ हदायत के शवाहिद प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद हैं और इमरान खान पे इल्ज़ाम यह है कि गिरफ्तारी के खिलाफ, अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ इन्होंने साजिश तैयार की थी। इमरान खान के वकला का जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि यह कहना है कि वक़ुआ के वक्त इमरान खान फ्री नहीं थे, इमरान खान गिरफ्तार थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम यह है कि जो गिरफ्तारी के हवाले से साजिश तैयार की गई वो गिरफ्तारी से कबल इमरान खान ने तैयार की थी और इमरान खान ने अपने लोगों, अपने वोटर सपोर्टर को इश्तियाल दिलाया था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाए तो आपने ऐसे ऐसे जो है अपना रद्द अमल जो है वो देना है। इस फैसले में कहा गया है अदालत की तरफ से, जज साहब की तरफ से, कि ये मामूली नोयत का मुकदमा नहीं है और जो हदायत हैं, जो इमरान खान साहब की हदायत हैं, कारकुनान ने उस पर अमल किया और प्रोसिक्यूशन जो है उसने अदालत में ये स्टेटमेंट दिया और कुछ शवाहिद पेश किया कि खुफिया अहलकार जो थे, जब ये प्लानिंग बनाई गई 9 मई की, तो खुफिया अहलकार पीटीआई के वर्कर के रूप में जो है उन्होंने इस साजिश को अपने कानों के साथ सुना। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालती फैसले के हवाले से रिपोर्ट किया गया है
कि जब ये 9 मई के हवाले से साजिश तैयार की गई, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले इमरान खान लोगों को हदायत दे के गए, तो जिनको हदायत दी जा रही थी उसमें सिक्योरिटी एहलकारों के लोग जो है वो पीटीआई के कारकुनान के रूप में या शक्ल में वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जज साहब ये फैसले में कहते हैं कि इमरान खान साहब मामूली आदमी नहीं हैं, उनकी जो हदायत हैं, वो जो हदायत अपने वर्कर, अपने चाहने वाले, अपने वोटर सपोर्टर को देते हैं, इमरान खान की वो हदायत उनके हामियों के लिए बड़ी बड़ी जो है उसकी अहमियत है, बड़ी कदर है। तो अदालत ने इस बिना पे जो इमरान खान साहब की ज़मानत थी, जो 8 मुकदमात में दरख्वास्तें थीं, उनको जो है मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई की 2 विकटें गिरी, लेकिन उसमें रिव्यू हो गया। रिव्यू के बाद अभी उस पर जो है वो रिव्यू पेंडिंग है। रिव्यू हो गया, रिव्यू पर फैसला अभी पेंडिंग है, जिसमें एक सलमान अकम नादर साहब और दूसरे हामिद रज़ा साहब, दोनों ने रिज़ाइन कर दिया। जो उनके ऊपर बैशिंग की गई विद इन द पार्टी, और जो बताया जाता है कि बुशरा बीबी साहबा ने बड़े सख्त अल्फाज कहे, तो उस पर उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया सलमान अकम राजा ने। और जो हामिद रज़ा साहब थे, उन्होंने पीटीआई की कोर कमेटी और कौमी असम्बली के रुकने से अपना इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी को दे दिया। लेकिन पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में उनके ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने से इनकार किया गया और कहा गया कि आप अपना फ़ैसला ये वापस ले लें, यानी इस पर रिव्यू किया गया है। लेकिन रिव्यू का भी फैसला नहीं हुआ कि सलमान अकम नादर साहब ने वो इस्तीफ़ा वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है या वो अपना फैसला जो है इस्तीफ़े के हवाले से बरकरार रखे हुए हैं। और यही सूरत हाल जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा के हवाले से भी है। लेकिन नाज़रीन, रात जो अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया केपी असम्बली में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो बड़े पुरअमन तरीके से निकले थे, हम पे गोली चलाई गई, पुरअमन अंदाज में इमरान खान की रिहाई हम चाहते थे, हमारे कारकुनान चाहते थे। अब अगर हम आएंगे, और ये बातें भी हो रही हैं कि दोबारा इस्लामाबाद हम जाएंगे, और ये कोई बईद नहीं, तहरीक इंसाफ की कुल सियासत ये है, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, अदम इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम, गैर यकीनी गैर यकीनी गैर यकीनी। इन्होंने ये हालात पैदा करके ही अपनी जो सियासत है उसको बरकरार रखना है। अब जो अली अमीन गंडापुर साहब कल की तकरीर में कह रहे थे कि गोली का जवाब गोली से देंगे, हम तो बड़े पुरअमन थे, हमारे ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई के अपने लोग कहते रहे। कौन से पुरअमन थे आप? आपने कहा था कि हम मरेंगे, हम मार देंगे। जब आप मरें और मार देने वाली बात करके आएंगे तो फिर आपको कौन पुरअमन कहेगा? मेरी बात छोड़ दें, मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने लोगों की बात थी। मरेंगे, मार देंगे और वापस नहीं आएंगे, कफन पहन के जाएंगे, वापस ना आए तो हमारा गायबाना जनाजा पढ़ा दीजिएगा। ये गंडापुर साहब के अल्फाज, पीटीआई के बाकी लोगों के अल्फाज। तो फिर जब इस किस्म का इश्तियाल आप दिलाएंगे, आप पे बानी पर भी यही इल्ज़ाम है कि आप इस किस्म की तकरीरें करके आप लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं और फिर उसका असर आपके पार्टी के कारकुनान लेते हैं, तो फिर आपको पुरअमन कौन कहे? इस तरह की तकरीरें आप करके आएंगे तो फिर आपको एहतजाज की इजाज़त कैसे कोई दे कि आप कुछ भी कर सकते हैं? और फिर इसका नतीजा गंडापुर साहब ने खुद भी देखा कि वो खुद खतरे में आ गए। जब गंडापुर साहब उस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे और उनको पीछे धकेल के जब बुशरा बीबी साहबा ने लीड किया और आगे चलना उन्होंने शुरू किया, इमरान खान साहब के अहकामात को भी बुशरा बीबी साहबा ने मुस्तरद कर दिया, तो वो कारकुनान जो कि निकले तो गंडापुर साहब के हुक्म से थे, बुशरा बीबी साहबा के हुक्म से नहीं निकले थे, गंडापुर और पीटीआई के रहनुमाओं के हुक्म से निकले थे, या पीटीआई के लोग उनको निकाल के लेके आए थे। वो खुद अली अमीन गंडापुर के कंट्रोल में नहीं रहे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ शुरू कर दी, उसको तोड़ना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। तो गंडापुर साहब की तो अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। इस किस्म के बयानात दे के आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? आप ना अपने सूबे की खिदमत कर रहे हैं, और सबके सामने कि कुर्र में जो वाक़या पेश आया उसके नतीजे में सैकड़ों वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, और आप यहाँ पे कि हमारे 200 बंदे मर गए, हमारे 400 बंदे मर गए, हमारे पास कवायफ आ गए हैं, हमारे पास नाम आ गए हैं। और उस पर अगर साफ़ी क्वेश्चन करें कि भाई वो 100 बंदों को जो आप कह रहे हैं कि 100 बंदे मर गए हैं, 278 मर गए हैं, 400 मर गए हैं, उनके नाम किधर हैं? आप साफ़ियों को टारगेट कर लेते हैं, आप साफ़ियों के हवाले से उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देते हैं। यानी आपसे नाम पूछना। अब पीटीआई, जैसे हमने कल भी बात की कि कैसे हो सकता है कि पीटीआई जो है एक एक चीज़ की, एक बारीक बारीक चीज़ की आप वीडियो बनाते हैं। डी चौक पे जो सवाल है, इनके इल्ज़ाम से इनकार नहीं, लेकिन सवाल तो फिर उठता है कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है कि इतनी अमवात हुई हैं, इतनी हलाकतें हुई हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि आप तो हर
छोटी मोटी चीज़ की वीडियो बना के फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं। अगर डी चौक पे इंटरनेट सर्विस नहीं थी तो वीडियो तो आपने बनाई होगी। आप बाद में भी किसी जगह पे वाईफाई लेके, अब इंटरनेट की सर्विस बहाल है, आप चला सकते थे कि ऑन ग्राउंड कौन फायरिंग कर रहा था, उसकी फायरिंग की कोई फुटेज है। डी चौक पर किसी के ज़ख्मी होने की, किसी के मरे होने की फुटेज है, हमने नहीं देखी। इनके इल्ज़ाम से इनकार नहीं है, लेकिन ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि भाई आपने ये जो फुटेजेस लगाई हैं, कोई एम्बुलेंस से जा रही हैं, वो पता नहीं एम्बुलेंस में कौन है, एम्बुलेंस में कोई ज़ख्मी पड़े हैं, भाई वो एम्बुलेंस कहाँ की है, कहाँ के ज़ख्मी है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। डी चौक की कोई वीडियो नहीं। एक वीडियो चलाते हैं ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, जो कि दिन के वक्त की है, दोपहर के वक्त की है, जिसमें एक फौजी को या एक रेंजर के एहलकार को दिखाया जा रहा है कि वो बंदूक टांग के खड़ा है और रबड़ की गोलियां। भाई AK-47 कहाँ पे था? आपके पार्टी के लोगों के साथ वो AK-47 देखी गई, उनके साथ मंसूब करें। और फिर रेंजर के 3 एहलकार आपने हलाक किए, आपने कुचल दिए गाड़ियों के नीचे, और फिर पुलिस के 2 जवान जान बहक हुए, जान से हाथ धो बैठे, उनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। आपके कारकुनान की तरफ से पुलिस वालों को पीटने की फुटेजेस मौजूद है। जब आपसे फुटेजेस का सवाल होता है तो आप उसका सवाल का जवाब नहीं होता, आप उल्टा जो है सवाल पूछने वाले के ऊपर जो है इल्ज़ामात की भरमार कर देते हैं। आज अतात तारिक साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, मैं अतात तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आता हूँ, लेकिन जो तीसरी विकेट गिरी है कि मिशाल यूसुफजई ने, मतलब आप में इनमें बर्दाश्त देखें कि मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ पे एक इंटरव्यू दिया कि बुशरा बीबी साहबा ने डी चौक के अलावा किसी और जगह पर जाने की तजवीज़ से इसलिए इनकार किया। इमरान खान की बात बुशरा बीबी साहबा ने इसलिए नहीं मानी क्योंकि इमरान खान की बुशरा बीबी साहबा के साथ बात नहीं करवाई गई। इस वजह से बुशरा बीबी साहबा ने किसी किस्म की मुतबादल जगह के ऊपर जाके धरना एहतजाज करने की तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। इस इंटरव्यू के ऊपर मिशाल यूसुफजई को काबीना से, KP काबीना से फारिग कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और ये दूसरी मरतबा हुआ है। इससे पहले भी मिशाल यूसुफजई को इसी तरीके से बरतरफ किया गया था, काबीना से हटा दिया गया था। अब फिर इख्तलाफ करने पे मिशाल यूसुफजई को जो है मुशीर के ओहदे से जो है वो हटा दिया गया है। अब आप इनकी बर्दाश्त देख लें। तो अतात तारिक साहब ने ये कहा है कि ये जो इस किस्म की जो फुटेजेस हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जा रही हैं, इसके हवाले से एक सेल जो है वो कायम कर दिया गया है। सेल का उसको नाम दिया गया है कि ये फुटेजेस कहाँ की हैं, कहाँ पहले इस्तेमाल हुई, कहाँ पब्लिक हुई, कहाँ वायरल हुई, किस अकाउंट से चलाई गई। इस हवाले से हम जो है अपनी इन चीज़ों को, जो झूठी फुटेजेस, पोस्टें, तस्वीर चलाई जा रही हैं, यानी फ़लस्तीन की लाशों की जो जहाँ बहक होने वाले जो शहीद हैं उनके जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। ये अतात तारिक साहब कह रहे थे कि हम इस हवाले से फैक्ट जो है वो चेक करके फैक्ट सेल हमने बनाया है। इन तमाम चीज़ों को, ऐसी फुटेजेस और तस्वीरों को हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। अब मिशाल यूसुफजई साहबा को जो है वो फारिग कर दिया गया है। लेकिन आज से सिर्फ ये फैसला नहीं हुआ, एक फैसला और भी हुआ है, जो मेरी थंबनेल की पहली खबर कि मनसूबा बंदी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का फैसला। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ की सियासत का खासा है, गैर यकीनी की सूरत हाल ये भी तहरीक इंसाफ की सियासत का खासा है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को लेके तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हम आगे सियासत कर सकते हैं, हमारी सियासत में जगह वजूद जो है बरकरार रहेगा। अब फैसला ये हुआ है, कल जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर सदारत इजलास हुआ अमन व अमा के हवाले से, दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, उसमें एक एंटी राइट्स फोर्स कायम करने का फ़ैसला किया गया है। अब जो एंटी राइट्स फोर्स हैं, ये जो दंगे फसाद हुए हैं या आइंदा जो होंगे, उनकी निशानदही की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कानून के कटहरे में लाकर उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए ये फ़ोर्स है वो तश्कील दी जाएगी। और इस फोर्स के जो जवान होंगे उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग, यानी मुकम्मल पेशा वराना जो उनकी ट्रेनिंग है उसका इंतज़ाम भी जो है मुकम्मल तौर पे किया जाएगा। और इस टास्क फोर्स के जो सरबराह होंगे वो वफाकी वज़ीर दाखिला होंगे। इसके अलावा फ्रांसिक लैब इस्लामाबाद में कायम करने का फ़ैसला किया गया कि ऐसे दंगे फसाद में जो मौके पे मौजूद शवाहिद होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए फ्रांसिक लैब जो है वो इस्लामाबाद में बनाई जाएगी। वैसे कई अदालती फ़ैसले भी मौजूद हैं कि कैपिटल में भी फ्रांसिक लैब जो है वो होनी चाहिए। सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उन्हें जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन को जो है वो मजबूत जो है वो बनाया जाएगा। तो ये इतलात भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों के हवाले से खबर ये है
कि जो सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ जो है वो ज़ेर अल्तवा पड़ी हैं, उन अपीलों पर समाअत के लिए जो एक जज की कमी आइनी जजेस में महसूस की जा रही थी, तो जस्टिस शाहिद बिलाल को आइनी बेंच का, आइनी जजेस का हिस्सा बनाने के लिए 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है और जस्टिस शाहिद बिलाल को फौजी अदालतों के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत और आइनी बेंच का हिस्सा बनने के लिए उनके नाम पर जो है वो गौर खौस जो है वो किया जाएगा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। 6 दिसंबर को इजलास होना है, तो इसका मतलब ये है कि 6 दिसंबर को इजलास के बाद शाहिद बिलाल साहब का नाम जब अप्रूव होगा तो उससे अगले हफ्ते में फ़ौजी अदालतों का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो अगले हफ्ते उन अपीलों पर फैसला होने का इम्कान भी मौजूद है। बाकी 4 दिसंबर को मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन एक्ट में जो हुकूमत ने तरमीम की थी, उस इलेक्शन एक्ट को जो PTI ने चैलेंज किया था, उन दरखास्तों को भी जो है वो 4 दिसंबर को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अल्लाह हाफिज़।